आज हमारे बीच में आदरणीय केसी कौशिक साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और हमारी फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और लीगल एक्सपर्ट 39 ईयर्स से हैं और आपने LLM दिया कॉर्पोरेट लॉ में। मैं कौशिक साहब से निवेदन करता हूं, आज का जो टॉपिक है हमारा, आदरणीय CA विपिन गर्ग साहब, एडवोकेट विपिन गर्ग साहब जो है, एंश्योर पीस एंड हार्मोनी आफ्टर यू सिंपली बाय राइटिंग ए बिल डिस्कशन। इससे पूर्व में भी विपिन जी ले चुके हैं और उसी संदर्भ में लेना चाहेंगे। मैं आदरणीय कौशिक साहब से निवेदन करता हूं कि कुछ सब विपिन जी के लिए कहें। धन्यवाद अरविंद। सबसे पहले तो मैं अरविंद जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में ये इससे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रभु की प्रेरणा के अलावा संभव नहीं है। मैं अभी देख रहा था इनका इनविटेशन, ये इनका 118वां ये कार्यक्रम है। ये बधाई के पात्र हैं और सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। जो इन्होंने आज एक टॉपिक रखा है, एंश्योर पीस एंड हार्मोनी आफ्टर डेथ। टॉपिक बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह इस टॉपिक की, जो कोरोना काल है, कोरोना काल ने हमको सबको झंझोड़ के रख दिया है कि कोरोना काल ने ना छोटा देखा है, ना बड़ा देखा है, ना कोई देखा है, ना उम्र का लिहाज है, कुछ नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में जो अरविंद जी ने जो टॉपिक रखा है, वो टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। वसीयत एक ऐसी चीज है जो जनमानस के लिए, हर एक के लिए जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो, जिसको जो भी ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो सबको ही होनी है। समय निश्चित है, हम लोगों को किसी को पता नहीं है। इसीलिए हमारे परिवार में बाकी लोगों में जन सामंजस्य बना रहे, इसलिए वसीयत का जो कंसेप्ट है ये समाज के लिए बहुत जरूरी है। विपिन जी इस टॉपिक को, विपिन जी ने पिछले एपिसोड में भी कहा था। विपिन जी 2 तरह से बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि ये हरीश साल्वे जी की लाइन पे जा रहे हैं। हरीश साल्वे जी पहले मूलतः वो CA थे, उसके बाद उन्होंने प्रोफेशन ज्वाइन किया एज ए एडवोकेट। अब वो शायद CA से भूल चुके हैं। हरीश साल्वे साहब उसी लाइन पे विपिन जी चल रहे हैं। विपिन जी से मेरा आग्रह रहेगा कि पिछला मैंने इनको एपिसोड सुना था, विल का जो रिलेटेड इनकम टैक्स से जो प्रोविजन है उसको भी डील करेंगे तो थोड़ा जनमानस के लिए अच्छा होगा। विल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मल आदमी में सबको जरूरत है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं, में आदमी का एंट्री होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है आदमी साउंड माइंड होना चाहिए। और इसमें जो यदि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो उसको एग्जीक्यूटर अपॉइंट होना चाहिए। टू विटनेस होना जरूरी है। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति रहती है हम रजिस्टर्ड करा दें। विल तो आप सादे कागज पे भी लिख के रख सकते हैं। उसमें आपका जो टेस्टेटर है उनको साइन करना था, 2 विटनेसेस को साइन करता, और स्टैंप ड्यूटी की इस पे जरूरत नहीं है। हैपनिंग इवेंट्स जरूरी हैं। ये विपिन जी डील करेंगे। मैंने तो जो मोटा मोटा मेरे को लगा कि विपिन जी को ये चीज टच करनी चाहिए, मैंने फिर दोबारा मैं वही रिपीट करूंगा। विपिन जी थोड़ा सा इसको जनमानस के हिसाब से तो बोलेंगे ही, साथ में जो इसका विल का जो एग्जीक्यूशन होता है उसके एग्जीक्यूशन में टैक्स में क्या प्रॉब्लम्स आती है उस स्लाइड को भी डील करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा आसानी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और विपिन जी से आगे रहूंगा, वो अपना जो है ना, जो उनका टॉपिक है उसको वो स्टार्ट करें। थैंक यू जी। थैंक यू। तो सबकी परमिशन से स्टार्ट कर रहे हैं अरविंद जी। जी सर। सबको बहुत बहुत प्रणाम, गुड इवनिंग। आज का विषय, लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो एक बात हम लोगों ने की थी कि सक्सेशन, यानी कि मेरे बाद प्रॉपर्टी का लॉ के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट लॉ के हिसाब से किस तरीके से प्रॉपर्टी मेरे लीगल हेयर्स के पास जाती है, इस विषय पर हमने पिछली बार चर्चा की थी जब मैं आपके साथ जुड़ा था। उसी से जुड़ा हुआ विषय विल है। पिछली बार हमने जो चर्चा की थी उसमें ये चर्चा भी की थी कि हम लोग सब लोग जान ही रहे हैं कि अब जो लॉ के हिसाब से इनहेरिटेंस बनता है उसमें बेटियां उतनी ही शरीक होती हैं जितने की बेटे शरीक होते हैं।
ना केवल जो मेरी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें, बल्कि एचयूएफ में जो मेरी हिस्सेदारी है एज को पार्टनर उसमें भी। तो इस बात में याद दिलाकर बात को आगे बढ़ाता हूं। तो अगर एक उससे पहले एक बात मन में आई तो कर लेता हूं। अरविंद जी जो ये श्रृंखला चला रहे हैं लेक्चर्स की, इसमें बहुतायत तो आध्यात्मिक लेक्चर्स हैं, तो उससे जुड़ी हुई बात मुझको ऐसे ध्यान आ गई तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार मैं कहीं बैठा था तो भागवत जी चला करती हैं, तो 2-4 बार मैंने लगभग ये बात सुनी है। तो हर बार जो भी वक्ता होते हैं भागवत जी के, तो वो बोलते थे कि भाई हम जो है ना अपने जीवन के लिए सारा जीवन खपा देते हैं और अपने बाद की तो कोई प्लानिंग ही नहीं करते, मृत्यु की तैयारी नहीं करते हम, वो भी करनी चाहिए। वहां जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है कि आफ्टर वर्ड जिसे आप कह रहे हो उसकी तैयारी करनी चाहिए, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। यहाँ जो हम आज प्रकरण डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ भी यही कह रहे हैं कि हमारे बाद की, हमारी मृत्यु की हमको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन विषय बदला हुआ है। यहाँ विषय आध्यात्मिक नहीं है, यहाँ विषय ये है कि जो मैं प्रॉपर्टी आज ओन करता हूँ, चाहे वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड है, चाहे वो इनहेरिटेड है, यानी कि मुझको अपने फादर से या ग्रैंडफादर से मिली है, वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड है, मुझे गिफ्ट में मिली है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति जो भी मेरी है, एक होगी कब? जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, ऑन द डे ऑफ माय डिमाइस, whatever movable immovable property I will be having, how to do the disposal of that property when I am not here. तो दो तरीके हैं साहब। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, विषय पर आ जाता हूँ। दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं कुछ ना करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी विल क्या हो गई? लॉ ही मेरी विल हो गई, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो लीगल हेयर्स की क्लासेस हैं, श्रृंखला है, उस हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी मेरे लीगल हेयर्स के पास चली जाएगी, जिसमें मोटे तौर पर कह रहा हूं, जिसमें मेरी स्पाउस, मेरी मदर और मेरे बच्चे, सन डॉटर बोथ शामिल है, वहां चली जाएगी। अब ये हम सबका अनुभव है, हम समाज में देखते हैं, और एक कड़वी सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है कि जब कोई चला जाता है तो हफ्ते भर बाद ही, और स्पेसिफिकली कहूं तो 13वीं के बाद, ये बात शुरू हो जाती है कि जो भाई साहब चले गए अब उनकी प्रॉपर्टी का क्या करें। और ये बात चलती है, बढ़ती है, मंत्रालय तक जाती है, सर फुटबॉल तक जाती है, थाने कोतवाली तक जाती है। ये होता है, ये हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे बटे बच्चों में ये मुश्किल हो जाती है। और लॉ ने ये राइट दिया कि डॉटर्स इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर्स, उनका अधिकार है अगर फादर की डिमाइस हुई है तो उस प्रॉपर्टी में, उसके चलते ये और बढ़ती है। बच्चे ये चाहते हैं, बच्चे मतलब लड़के ये चाहते हैं कि बहनें रिलिंक्विश कर दें अपना अधिकार, रिलीज डीड साइन कर दें, ये कागज साइन कर दें, वो कागज साइन कर दें, कुल मिला के बहनें कुछ इसी तरीके से ये कह दें हमको अपने फादर की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मन हमेशा बच्चों का, यानी कि सन जो रह गए उनका बना रहता है। अब बहनों के साथ बहनों के हस्बैंड भी हैं साहब शामिल, तो कभी बहनों का मन कुछ और होता है और कभी उनका मन तो कुछ और होता है, लेकिन बहनों के जो हस्बैंड है, जीजा जी, उनका मन कुछ और होता है। तो एक किसी के डिमाइस के बाद, हिंदू डिमाइस के बाद, हिंदू डिमाइस इसलिए कहा, हिंदू सक्सेशन एक्ट में बोल चुका था, वरना किसी की भी डिमाइस के बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये एक विषय है, एक कड़वी सच्चाई है कि उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, वो लीगल हेयर्स के पास जानी है। तो ईमानदारी से बात ये कहना चाहते हैं आज के विषय में कि आप अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन कैसे हो आपके बाद, इसकी व्यवस्था आपको आज करनी चाहिए, हम में से हर एक को करनी चाहिए, हम में से हर एक को करनी चाहिए। अगर हमको ये भी लगता हो कि नहीं साहब जो लॉ के हिसाब से है वही हमारी इच्छा है, तो आप वही इच्छा लिख दीजिए। का मतलब ये है, इसका बहुत बड़ा फर्क हो जाता है
हमने देखा है, हम सब देखते हैं, जाने के बाद अगर विल लिखी हो, यानी कि जो चला गया उसकी इच्छा बच्चों को पता हो, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती वो ये कहे कि नहीं, मेरा अधिकार ज्यादा बनता है कि उसका अधिकार ज्यादा बनता है। मन में कोड़ सकता है कि पिताजी सब कुछ उसी को दे गए, लेकिन उसको डिस्प्यूट करिए मुश्किल हो जाता है। कर तब भी सकता है, लेकिन डिस्प्यूट करिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर विल प्रॉपर तरीके से लिखी गई है। तो पहली बात तो मुझको ये कहनी है कि हम सब लोग जो यहाँ हैं और जो आज साथ में नहीं भी हैं, हमारे साथी लोग, दोस्त लोग, सीनियर्स, हमारे समकक्ष, हमारे जूनियर्स, सबको हम ये गाइड करें, ये सलाह दें। उससे पहले हम ये समझ लें कि विल लिखना निहायत ही एक जरूरी काम है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, करना है हमको ये काम। हमारी समस्या क्या है सर? हमारी सोसाइटी में डेथ की बात करना गुनाह है, इसलिए हम लोग विल नहीं लिखते। विल लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा आफ्टर माय डेथ। तो हमारी सोसाइटी में लोग विल लिखते ही नहीं, तो ये तो हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे बाद हमको हमारे परिवार में शांति चाहिए तो ये चीज हमको छोड़नी पड़ेगी। ये कहना था मुझको एक बात। अब आगे बढ़ता हूँ, विल की प्रैक्टिकल चीजें जो हैं उनके बारे में बात करता हूँ। जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, कौशिक साहब ने बड़ा स्पष्ट ही बताया और बहुत थोड़े में सभी बताया। विल लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक अंग्रेजी लिखनी है, कोई स्पेसिफिक भाषा है कि इसी तरीके से लिखी जानी चाहिए, कोई स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हिंदी में होनी चाहिए कि तो इंग्लिश में होनी चाहिए कि तो क्या होनी चाहिए, कोई नियम नहीं है बिल्कुल भी। तो सादे कागज पे कोई अपनी विल लिख सकता है। स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई जरूरत किसी तरीके से नहीं है। विल को लेकर के जो कानून लगता है उसको हम कहते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट, नॉट हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो विल को गवर्न करता है। विल से कैसे आगे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है, खास बातें क्या ध्यान रखनी है उसके बारे में मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। विल में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब कोई विल लिखता है तो पहले ये लिख देता है, ये भी एक सामाजिक सच्चाई है कि आपको ये चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद मेरी जो धर्मपत्नी है, स्पाउस, उसकी केयर मेरे बच्चे करेंगे या नहीं करें। कड़वी सच्चाई है, अगर जीते जी आप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दो तो बच्चे आपकी केयर नहीं करेंगे, आपके जाने के बाद आपकी स्पाउस की करेंगे तो वो दूर की बात है। बहुत भाग्यशाली होंगे वो लोग जिनके पास कुछ ना हो लेकिन बच्चे उनको पलकों पे बिठा के रखते हो, बहुत भाग्यशाली लोग। वरना साहब दुनिया की सच्चाई जरा अजीब ही है। तो कहना मेरा ये है कि एक तो इस विषय पर विचार करें आप, जब आप बिल लिखें इस विषय पर विचार करें कि क्या मैं ऐसा लिखूं कि मेरे जाने के बाद मेरी समस्त चल अचल संपत्ति, ऑल माई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी विल वेस्ट इन माई स्पाउस। पहले वो स्पाउस के पास चली जाएगी और उसके बाद स्पाउस के बाद क्या होगा, उनके जाने के बाद क्या होगा, वो भी आप लिखें। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा भ्रम कभी कभी होता है कि मैंने सब कुछ स्पाउस के नाम में लिख दिया तो स्पाउस जाने वो कैसे उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, वो अपनी विल कैसे लिखेंगी, इसका मेरा इख्तियार नहीं है। तो मैं ऐसा तो नहीं चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा से बांटना चाहता हूं। तो आप विल आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेरी संपत्ति एक बार मेरी स्पाउस के पास चली जाएगी, उसके बाद वो कैसे जाएगी वो भी आप अपनी ही विल में लिखते हैं। इसमें बिल्कुल कोई समस्या की बात नहीं है। ये किस लिए करते हैं हम? ये इसलिए करते हैं, ये सबको अपना अपना देखना है। किसी की जरूरत हो सकती है, किसी की नहीं भी हो सकती है, सबको अपना अपना देखना है। लॉ आपको ये अधिकार देता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजिशन आपके बाद कैसे हो, इस पर आपका पूरा पूरा इख्तियार है। लॉ उसमें आड़े नहीं आता। अगर आप अपनी मंशा, अपनी इच्छा विल से जाहिर नहीं करते हो, अगर साउंड क्लियर नहीं आया अरविंद जी तो बता दीजिएगा मुझको। अगर आप अपनी इच्छा विल के द्वारा जाहिर नहीं करते हो तब और तब, केवल तब हिंदू सक्सेशन एक्ट का रोल आता है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तरीका, प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं कि ये भी एक अच्छी चीज मुझको समझ में आई, कुछ विल्स मैंने पढ़ी
कि मेरे बाद सब कुछ पहले स्पाउस के पास जाएगा और उसके बाद उसका बंटवारा कैसे होगा ये सेकंड राउंड में मैं लिखना शुरू करता हूं। ये एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये भी एक अच्छा सुझाव है कि पति पत्नी दोनों अपनी विल लिखें, अलग अलग दोनों लिखें। हस्बैंड ये लिखे कि मेरे बाद सब कुछ धर्मपत्नी के पास जाएगा, धर्मपत्नी के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी धर्मपत्नी के पास गई थी वो कैसे आगे जाएगी वो मैं बता रहा हूं। धर्मपत्नी ये लिखें, वाइफ ये लिखें, मेरे बाद मेरी समस्त चल संपत्ति मेरे पति के पास जाएगी, उनके बाद कैसे जाएगी जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है मैं बता रही हूँ। हस्बैंड अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तो खुद ही बताएंगे, वाइफ अपनी ओनरशिप की प्रॉपर्टी तो खुद ही बताएंगी। हस्बैंड अपने हिस्से की प्रॉपर्टी एक बार वाइफ के पास भेजकर उनके बाद फिर कैसे बंटवारा होगा ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बिल को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। ये एक कहना था मुझको, ये एक बात थी। दूसरी बात साहब, आपने कोविड में देख लिया कि यंग डेथ्स इज अ मे बी अ रियलिटी, आई वुड से मे बी अ रियलिटी। सोसाइटी में ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कभी कभी कि फादर हैं और सन का डिमाइस हो गया, तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन भी अगर आप बोल्डली एनविसेस कर सकते हैं विल में, कभी ऐसा हो जाए कि कार एक्सीडेंट हो जाए, कोई दो डिमाइस एक साथ हो जाए तो कैसे होगा, आप ना खुलकर सोचें विल में। उसमें मेरा सुझाव सिर्फ इतना सा है कि आप झिझके नहीं, मैं झिझक खोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, आप झिझके नहीं। मेरे विल में किसी सिचुएशन को कंटेम्पलेट करने से, उसका कैसे डिस्पोजल होगा ये लिख देने से वो सिचुएशन हो जाने वाली है, ऐसा थोड़ा ही है। वो कभी कभी हमारे मुंह से कभी कुछ खराब निकल जाता है तो हमारे घर वाले टोकते हैं, अरे चुप, ऐसे थोड़े ना बोलते हैं, ऐसे नहीं बोला करते बेटा, तो वो नहीं। तो आप सिचुएशन कंटेम्पलेट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उस सिचुएशन में आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हो इसको खुल के लिखें, वो मेरा कहना है। एक दूसरी बात, आप विल लिखेंगे जब, तो आप साफ साफ अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना एड्रेस, अपनी एज, यानी कि अपने को आइडेंटिफाई करें, अपने को आइडेंटिफाई करें। एक दूसरा, अपनी विल में आप अपने सब रिलेटिव्स के नाम लिखें कि मेरे ये रिलेटिव्स हैं। कल को कोई ये ना कह सके कि शायद वो भूल गए होंगे कि मैं भी एक रिलेटिव था। आप सारे रिलेटिव लिखें, वो रिलेटिव भी लिखें जिसको आप कुछ नहीं देना चाहते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी इंटेंशन साफ हो गई कि मेरे ये 10 रिलेटिव हैं, जिनको आपने कुछ नहीं लिखा, उससे साफ हो गया कि उन चौथे पांचवें नंबर के रिलेटिव को आप अपनी प्रॉपर्टी में से नहीं चाहते कि कुछ मिले, तो साफ हो गया। तो आप अपने रिलेटिव्स, जो नियर रिलेटिव्स हैं, उनका नाम जाहिर करें अपनी विल में कि ये मेरे साहब रिलेटिव्स, ये करें हम। तो तीसरी बात, एक बड़ी समस्या है साहब, क्या बड़ी समस्या बताऊं मैं आपको? इनकम टैक्स का जिक्र किया कौशिक साहब, यूं तो ये रिकॉर्ड हो रही होगी, हमारे अरविंद जी रिकॉर्ड करते हैं और ये यूट्यूब पे भी चली जाएगी, तो मुझे थोड़ा बच के बोलना है। तो इनकम टैक्स की समस्या क्या है? पहली समस्या तो ये है कि जब मैं विल लिखने बैठता हूं तो मुझे पता है मेरी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, इनकम टैक्स वालों को नहीं पता। ये एक थोड़ी दिक्कत है। मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टीज का समाधान करना है, लेकिन मेरे रिलेटिव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम नहीं आता, मैं उसको नहीं देना चाहता कुछ। तो ये एक थोड़ा सा है, इशारा ही कर सकता हूं मैं। तो उसको आप कैसे लिखोगे, ये इंडिविजुअल, जब आपको ऐसी समस्या आएगी तो व्हाट्सएप पे वो फोन नंबर डाल दिया करते हैं वक्ता का, वो हम बात कर लेंगे। ये एक जेन्युइन समस्या है, तो उसको कैसे कवर करना है वो हम देखेंगे, वो फिर केस टू केस बेसिस पर, मैं पब्लिक फोरम पर नहीं कह सकता। ठीक है, एक ये समस्या। दूसरी जो प्रैक्टिकल समस्या है वो ये है साहब, सच्चाई ये है हमारी सोसाइटी में, मेरी क्या प्रॉपर्टी है, मैंने किसके पास कितना पैसा उधार दे रखा है, मैंने कौन कौन से बैंक में एफडी करा रखी है, मेरे कितने डीमैट अकाउंट हैं, मेरे कहाँ कहाँ शेयर्स हैं, मेरे कितने म्यूचुअल फंड हैं,
मेरी कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, मेरी कितनी फ्लैट्स हैं और बाकी प्रॉपर्टीज हैं तमाम तरीके की। आजकल तो बिटकॉइन भी है, बिटकॉइन है या तो जो भी है, मेरे पास ही इसका हिसाब नहीं है। ये सच्चाई है, हम कभी हिसाब लगाते ही नहीं। इंडिविजुअल बैलेंस शीट फाइल करने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप रिटर्न फाइल करते हो आईटीआर, तो जरूरत होती नहीं है। 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो कुछ डिटेल जाती है, लेकिन एज सच आपको अपना पूरा असेट लायबिलिटी का ब्यौरा इनकम टैक्स में देना पड़ता हो या किसी भी और सरकारी विभाग में देना पड़ता हो, ऐसा कोई व्यवस्था कानून नहीं है। तो मुश्किल ये है कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी तमाम संपत्तियां और लायबिलिटीज दोनों वो क्या है, उसका चिट्ठा मैं बनाता ही नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनाता मैं अपनी। ये गड़बड़ है। तो जब मैं ही अपनी असेट्स की डिटेल नहीं बनाऊंगा तो मेरे बाद कौन सी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी या विचार करके देखना मुश्किल हो जाएगी ना, तो मुश्किल होगी। तो हमको ये आदत डालनी है, थोड़ा मुश्किल है, कष्ट होगा शुरू में, कि हम अपनी पर्सनल बैलेंस शीट, निजी बैलेंस शीट बनाएं और इनकम टैक्स से निफराम होकर, निश्चिंत होकर बनाएं। बहुत कॉपी मत बनाइएगा, एक कॉपी ही बनाएं। आप बनाएं, एक बनाने के बाद उसको कहां आप रख रहे हो तो उसको सेफ कस्टडी में रखें। 2, साल में एक बार ये काम जरूर करें। यानी कि एडवाइस ये है, हर 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट आप बनाएं, एड्रेस के साथ बनाएं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ बनाएं। आपकी एफडी है तो कौन से बैंक में, इस सबकी व्यवस्था के साथ बनाएं और बनाने के बाद उसकी सेफ कस्टडी सुनिश्चित करें। कहना मैं ये चाहता हूं कि आप ही का कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, वो आपका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आप कहीं अपने से अलग एक सेफ कस्टडी उस असेट की लिस्ट की लायबिलिटीज के साथ सुनिश्चित करें कि वो कहीं हो, और ऐसे हो कि आइडेंटिफाइड हो। आपके बाद जब वो चिट्ठा खुले तो खोलने वाला वो पकड़ सके, जान सके कि ये एसेट कहां पर है, किसकी कस्टडी में है, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहां हैं, ये उसको पता पड़ जाए। हाँ, तो पहले तो बनाना यही एक मुश्किल काम है, हम बनाते नहीं है, तो बनाएं। उसके बिना ना विल आप लिख भी दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बाद में एग्जीक्यूट करना, ये पता ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो बनाइएगा। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, सेफ कस्टडी की भी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड को नहीं सुपुर्द करना चाहते तो किसी प्रोफेशनल को सुपुर्द कर सकते हो आप। तो आप चुन सकते हो, कर सकते हो, वो कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है जो थोड़ी फाइनेंस लॉ की जानकारी रखता हो, आप चूज कर सकते हो। तो ये मैंने एक सावधानी के लिए एक बात कही। मैं बिल की लीगलिटी पे बहुत नहीं, उसमें लीगल कुछ है ही, उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज हैं उन पर हूँ। ठीक है जी, हम सब जानते हैं बिल लिखना चाहिए, पर उसकी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं वहां आज मेरा फोकस है आपके साथ चर्चा करने का। ये एक बात कही मैंने आपसे। तो क्योंकि आपको असेट्स तो लिखनी है, तो असेट्स लिखेंगे आप तभी तो लिखेंगे बंटवारा कैसे होना है। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो एड्रेस के साथ आप लिख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी सन को चली जाए, ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी को चली जाए, ये मेरे दामाद को चली जाए, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे चली जाए। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना साहब, आपके बैंक बैलेंस बदलते रहते हैं, आपकी एफडीज बदलती रहती हैं, आपकी शेयर होल्डिंग्स बदलती रहती हैं, तो हर साल बदल जाएंगी वो। तो उसको कैसे लिखोगे आप, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो उसको आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये अलग से करोगे काम कि 31 मार्च की अपनी एसेट्स की लिस्ट अलग से रखोगे, जिसका पैसा देना है साहब वो भी उसमें लिखना। अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि जिस आपके ऊपर किसी का कर्जा है तो पहले वो कर्जा उतरे उस एसेट से, वो भी उसमें डिस्क्लोज करना, वरना पता ही नहीं पड़ेगा। और हिंदुस्तानी सोसाइटी और इकोनॉमी में तो ये समस्या है कि आधे पैसे तो आपके कच्चे में लगे हुए हैं दुनिया भर में, तो कठिनाई है। ये करना है आपको, ठीक है साहब।
तो आप क्या कर सकते हो कि जो आइडेंटिफिएबल प्रॉपर्टी है, जो आपको लगता है चेंज नहीं होने वाली, अधिकतर लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज में ऐसा होता है, जिसको आप ये कंटेम्पलेट कर सकते हो कि मेरे जाने तक वो प्रॉपर्टी रहेगी और उसको ऐसे मुझको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस तरीके से लिख सकते हो। एक जो इस तरीके की प्रॉपर्टी है, आपके 5 अकाउंट है, तो आप लिख दीजिए कि मेरे ये वाले 5 अकाउंट हैं, मेरे बैंक बैलेंसेस का कैसे बंटवारा होगा। अगर 100 रुपया बैलेंस होगा, जो भी बैलेंस होगा मेरी डेथ की डेट पर, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो इन बेनिफिशियरीज में जिसको आप चाहते हैं उनमें कैसे कैसे बटेगा। ये बैंक डिपॉजिट के बारे में सीधा एक बैंक डिपॉजिट का आइटम खोल के आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट की लिस्ट आप अलग से बना सकते हैं और उसमें ये डिस्क्लोज कर सकते हैं कि ये सारी मेरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा। एक कॉन्सेप्ट होती है एग्जीक्यूटर, तो आपको विल में एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए। एग्जीक्यूटर क्या है? वो आपका ट्रस्टी है। तो आपकी जो असेट्स का ब्यौरा है, आपको ये खोलना है कि ये मेरे एग्जीक्यूटर हैं और मेरी असेट्स का ब्यौरा इनके पास उपलब्ध होगा, और मेरी असेट्स में से ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये ऐसे ऐसे बटेंगी। कौन इंश्योर करेगा? मेरा एग्जीक्यूटर इंश्योर करेगा। और जो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि मेरे ये 5 बैंक अकाउंट हैं, इनमें मिलाकर के जो भी बैंक डिपॉजिट होगा वो मेरा एग्जीक्यूटर ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मेरी जो ज्वेलरी है वो, अब ज्वेलरी में झंझट होता है। अब लेडीज को अगर विल लिखनी है तो कई बार क्या होता है, लेडीज का ऐसा मन होता है कि ये वाला सेट मुझे मेरी सास से मिला था, ये मेरी बहू को मिलना चाहिए, ये मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा, बेटी को नहीं मिलेगा, ये तो बहू को मिलना चाहिए क्योंकि मेरी सास ने मुझको दिया था। तो फिर वो आइडेंटिफाई कर दिया आपने, वो किसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि ये वाला सेट, से फॉर एग्जांपल देयर इज, उस क्या कर सकते हो, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट हो सकती है, क्या आप अपनी ज्वेलरी का खुद ही एक स्टॉक बना सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला जो सेट है ये बहू को जाएगा, ये वाला बेटी को जाएगा। जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ सर, कुछ प्रॉपर्टी मेरी ऐसी होती है जो आप आइडेंटिफाई करोगे, जो आइडेंटिफिएबल है कि ये वाली प्रॉपर्टी इसको जाएगी, ये वाली ज्वेलरी इसको जाएगी। मेरा एक मकान है, फर्स्ट फ्लोर बड़े वाले को जाएगा, ग्राउंड फ्लोर छोटे वाले को जाएगा। आप लिखो आधा आधा हो जाएगा तो यही सर फुटबॉल हो जाएगी, दीवार कहां खड़ी करूं? तो मुझे कहना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर यहां जाएगा, सेकंड फ्लोर यहां जाएगा, ग्राउंड फ्लोर ऐसे जाएगा। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो विल लिखने के बाद भी, हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है, पीस एंड हार्मनी, जो फैमिली में बनी है, तो वो आइडेंटिफाई करो आप। तो एडविजिबल ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपनी एसेट आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये प्रॉपर्टी आप कहां भेजना चाहते हो, किसको देना चाहते हो। जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जो रोज बदल रही है, जैसे बैंक बैलेंस मैंने एग्जांपल लिया, एफडीज हो सकती हैं, तो वहां आपको ये लिखना पड़ेगा कि मेरी ये एफडीज है, ये टोटल एफडीज का जितना पैसा होगा वो पैसा बिल असेट होंगी आपकी, कुछ नॉन आइडेंटिफिएबल होंगी जो मूव कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, चेंज हो रही हैं, है ना। तो जो उसका लेटेस्ट स्टॉक है वो आप कैसे इंश्योर करोगे? कम से कम इतना कर लो, आप साल में एक बार उसका ब्यौरा बना के अपने एग्जीक्यूटर को दे दो। एग्जीक्यूटर जरूर अपॉइंट करो। विल में 2 लोग बहुत महत्व के हैं, एग्जीक्यूटर, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना फैमिली का स्ट्रक्चर है, हर एक की अपनी अपनी फैमिली की व्यवस्था है। तो कोई एग्जीक्यूटर चाहे तो ऐसा हो सकता है कि उसको लगता है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो इतना जस्टिफाइड है कि वो गलत कर ही नहीं सकता, तो वो अपने छोटे बेटे को एग्जीक्यूटर बना सकता है। मैंने छोटा इसलिए कह दिया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही समझदार हो सबसे ज्यादा, बड़े बेटे को भी एग्जीक्यूटर बनाया जा सकता है, छोटे को भी बनाया जा सकता है, मामा को भी बनाया जा सकता है, जीजा को भी बनाया जा सकता है, जिस पर आपका ये ट्रस्ट हो कि जो आप लिख रहे हो वैसा का वैसा एग्जीक्यूट किया जाएगा आपके बाद आपकी बिल को, और वो ये इंश्योर करेंगे, है ना। ना वो कमजोर हैं, देखो कमजोर भी नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटर के दबाव में आ जाए, और ना वो इधर से उधर होने वाले हैं, कहने का मतलब जस्टिफाइड है, वो खुद गलती नहीं करेंगे और किसी के दबाव में गलती नहीं करेंगे। ऐसा एग्जीक्यूटर आपको चुनना चाहिए। वो परिवार में से हो सकता है, घर में से हो सकता है, अपना खुद का बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपने से छोटा चूज करना वो अच्छा है, यंग चूज करना, ताकि आपके बाद तो वो रहना चाहिए ना, ये एक प्रिजम्पशन है।
ये कहना है। एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर हो सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर भी रख सकते हैं। हिंदुस्तान में ये प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, ये थोड़ा कल्चर कम है, क्योंकि हमारे यहाँ विल का ही कल्चर नहीं है। तो प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर का भी कल्चर नहीं है, और प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, तो कोई उसमें थोड़ा झिझकता भी है आने में, ये भी एक बात है। तो कहना क्या है, आप घर में से भी एग्जीक्यूटर रख सकते हो, आप एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर भी रख सकते हो, क्योंकि उसका आपकी प्रॉपर्टीज में कोई स्टेक, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो उस लिहाज से आप एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर भी रख सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आप कहो ये गड़बड़ है, मुझको तो दोनों चाहिए। प्रोफेशनल इसलिए चाहिए कि इसको लॉ की समझ होगी, बाकी सारी समझ होगी, प्रोसीजर की समझ होगी, और घर का इसलिए चाहिए कि मेरा ट्रस्ट उस पर ज्यादा है। एक और बात बोलूं मैं आपको, एग्जीक्यूटर ऐसा चुनो आप जिसमें आपका ट्रस्ट हो, पक्की बात है, लेकिन आपके जो बेनिफिशियरीज है ना, बच्चे हैं, आपके लीडर हैं, उनका भी ट्रस्ट हो, वरना उस एग्जीक्यूटर के साथ लड़ेंगे। उसका भी ट्रस्ट हो, वो भी उसको मानते हो कि हाँ हमारे फादर इनको एग्जीक्यूटर बनाकर गए हैं, इनको विल देकर गए हैं, तो अब ये जो फैसला करेंगे विल के हिसाब से ही करेंगे, तो वो हमको मान्य होगा। आप कितना भी लिखोगे, कुछ भी करोगे, थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता है। तो एग्जीक्यूटर ऐसा हो, वो आर्बिट्रेटर जैसा होता है, ट्रस्टी जैसा होता है, जिस पर आपके जो बेनिफिशियरीज हैं उनका भी पूरा भरोसा हो, ट्रस्ट हो, तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा। ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। एग्जीक्यूटर आप 2 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्वाइंटली काम करेंगे। एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर रख सकते हो, एक घर में से रख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। माय पॉइंट इज कि विल बनाते समय इट इज अ पॉइंट यू हैव टू कंसीडर कि मुझको एग्जीक्यूटर किसको रखना है, और जरूर अपॉइंट, एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना लीगली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जरूर से अपॉइंट करना चाहिए, वरना एक बार कस्टडी कौन लेगा सारी प्रॉपर्टी की, कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है विल के हिसाब से। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पोजीशन में होगी वो देगा ही नहीं दूसरे को, फिर क्या करोगे आप। इसलिए एग्जीक्यूटर चाहिए। ठीक हो गया। एक और बात, अगर हो सके, आपको लगेगा ये तो बड़ी सारी बातें बता रहे हैं, बड़ी मुश्किल मुश्किल चीजें लग रही हैं, आप इतने इतने मुश्किल काम जीवन में करते हो, और इतनी सारी प्रॉपर्टी आपकी मेहनत की एक अर्निंग होती है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी फैमिली में फसाद का कारण बने, ये तो आप कभी भी नहीं चाहोगे ना, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करना चाहिए। तो मेरा क्या कहना था, एग्जीक्यूटर की बात मैंने आपसे कही, इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए जब आप विल लिख रहे हो। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एग्जीक्यूटर किसको अपॉइंट किया। पंच अपॉइंट करते हैं ना, जैसे कभी घर में कोई बात हो जाती है, वैसी सी बात है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट, विटनेस। दो विटनेस मुझको मिनिमम चाहिए विल के लिए, 2 विटनेस मुझको मिनिमम चाहिए साहब। सर मेरा गुजारिश ये है, विटनेस को आप ऐसे ना समझो कि आपने कुछ लिख दिया और आपने अपने ड्राइवर से बोला जा भाई साहब के यहाँ से साइन करा ला, और उसने विटनेस पे वैसे ही साइन मार दिए। जैसे आप सील डीड कराने जाते हो ना, तो जो बेनामा लेखक होता है वही पकड़ लेता है बाहर से, इधर आ, उसकी फोटो खींचता है हाथों हाथ, तो वो आपकी सील डीड का विटनेस बन जाता है। उसे ना पता कुछ भी, किसने बेचा, किसने खरीदा, क्या बेचा, क्या खरीदा, वो कभी मिलेगा भी नहीं आसानी से, अगर गवाही देनी पड़ जाए तो। ऐसे विटनेस होती है सील डीड पे। ऐसी विटनेस नहीं करानी हमको विल पे, सॉरी, ऐसी विटनेस नहीं करानी हमको विल पे। आप जब अपनी विल लिखो और फाइनल कर लो, तो विटनेस को थोड़ा खर्चा करो, अपने एग्जीक्यूटर को, अपने विटनेस को चाय पर बुलाओ, और एक ही बार में इकट्ठा साइन करो। इकट्ठा मतलब अपना साइन और आपके दोनों विटनेस का साइन। 2 मिनिमम विटनेस चाहिए, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा विटनेस हो सकते हैं। अपना साइन, आई रिपीट, अपना साइन, दोनों विटनेस का साइन, 2 से ज्यादा विटनेस है, 4 विटनेस है, 4 विटनेस का साइन, 5 की चाय पार्टी करो, खिलाओ खाओ पियो, बड़ी मस्ती काटो। साइन एक ही जगह पर, विटनेस और एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर ऑफ विल, जो विल लिख रहा है उसको कह रहा हूं मैं, एग्जीक्यूशन ऑफ विल, विल का लिखा जाना, उस पर जब आप साइन करते हो तो वो सिग्नेचर और विटनेस के सिग्नेचर, दोनों विटनेस इकट्ठा ऐसे साइन कराना। लॉ ये कहता है कि विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विटनेस ही वो है, आप तो चले जाओगे, विटनेस ही वो आदमी है जो इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर है कोई,
तो कोर्ट में खड़ा होकर बोलेगा यस, ये भाई साहब ने मेरे सामने ये विल लिखी थी, पढ़ के सुनाई थी, मेरे सामने साइन किए थे। इस भाई ने, जो दूसरा विटनेस है, विटनेस नंबर 1 ने मेरे सामने साइन किए थे, विटनेस नंबर 1 बोलेगा विटनेस नंबर 2 ने मेरे सामने साइन किए थे। अगर कोर्ट में आप केसेस उठाकर देखोगे, गूगल कर लोगे, आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इस विटनेस को लेकर के जो आपकी विल है वो डिस्प्यूट में चली जाती है। अभी मैं पीछे एक केस देख रहा था, तो उन्होंने कहा साहब जो विटनेस था उसको तो तमिल भाषा आती थी, अंग्रेजी आती नहीं थी, तो ये तो गड़बड़ है जी। जब उसका बयान लिया गया तो उसने कहा कि वो मैं चाय बना रही थी तो बाबूजी की आवाज आई कि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुला रहे हैं, तो मैं गई और साइन मार के आ गई। और दूसरा विटनेस कौन था जी? दूसरा विटनेस कौन था मैं तो नहीं जानती हूँ। ये गड़बड़ मामला है। फिर ये विल को प्रूफ करना कोर्ट में मुश्किल हो जाता है। देखो, विल को प्रूफ करने के लिए सर आप नहीं हो गवाही देने के लिए, प्लीज माइंड इट, इसको हमेशा ध्यान रखना। आप जो लिख कर जा रहे हो ना, उसकी गवाही देने के लिए, ओरल एविडेंस जिसे कहते हैं, आप थोड़े आप तो गए उन्होंने वो 2 और विटनेस सर ऐसे चुनना ही नहीं जी। हम तो कभी घर से निकले अजय हम क्यों कोर्ट जाएंगे जी, ऐसे नहीं। विटनेस का ये काम है, कर्तव्य है कि आपके बाद कोर्ट में अगर जरूरत पड़े तो वो जाएं और बयान दें कि हाँ जाने वाले ने मेरे सामने ये विल लिखी, हम दोनों के सामने लिखी। वो विटनेस ना केवल जो विल लिख रहा है उसका विटनेस है, वो दूसरे विटनेस का भी विटनेस है। तो ये है ना, ऐसे आपको लिखना है। एक और बात बताऊं मैं आपको, अगेन ये हर एक की फैमिली का अपना स्ट्रक्चर और अपनी समझ और अपना मन है। कुछ लोग अपनी विल को सीक्रेट रखना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को पता नहीं पड़ना चाहिए, मेरे जाने के बाद ही पता पड़ना चाहिए कि मैंने किसको क्या दिया, क्योंकि आज पता पड़ गया तो ये आज मुझसे लड़ने लगेंगे कि मैंने जीवन भर आपके लिए पिताजी ये किया और जब देने का नंबर आया तो आपने मुझे दरकिनार करके छोटे को सब दे दिया। ये कौन सा तरीका है? तो उससे बचने के लिए वो कहते हैं साहब हम अपनी विल को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो सीक्रेट रखना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आपके जो बच्चे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, वो विटनेस नहीं हो सकते, क्योंकि विटनेस होंगे तो जान जाएंगे, फिर मुश्किल हो गई। अगर ये समस्या नहीं है कि आप अपनी विल को सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो फिर आप अपने बेनिफिशियरीज को विटनेस बनाओ। 2 तो इंडिपेंडेंट विटनेस बनाओ, विटनेस मिनिमम 2 चाहिए ना आपको। तो फिर आप अपने जो की फैमिली मेंबर्स हैं उनको विटनेस बनाओ। अगर आप बता के जाना चाहते हो कि भाई देखो मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा इस तरीके से विल लिख कर जा रहा हूं, आप झगड़ा मत करना, मैं लिख कर जा रहा हूं, आज ही आप इस पे साइन कर दो विटनेस के तौर पे, तो आप समझो कि पीस एंड हार्मनी आपने बहुत इंश्योर कर दी। बच्चों को आज ही पता है, आपने समझा दिया कि नहीं लड़की को भी कुछ मिलना चाहिए। या कभी कभी परिवार में ऐसा होता है कि 5 भाई हैं, एक भाई का व्यापार नहीं चलता, वो थोड़ा हल्का है, उसके बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था आपके मन में होती है कि होनी चाहिए, बाकी जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, तो आप थोड़ा ज्यादा देना चाहते हो, जो बच्चा नहीं चल पा रहा है तो आप बाकी बच्चों के भी साइन है, तो वो एक फैमिली एग्रीमेंट जैसा हो जाता है। तो वो और पीस एंड हार्मोनी को इंश्योर करता है, आगे डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो विटनेस का आपको इस तरीके से ख्याल रखना है, ठीक है साहब। अच्छा, अगली बात, आप अपनी विल चेंज कर सकते हो, आप कितनी भी बार अपनी विल चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिएगा ये गलती होती है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी आपने अपनी विल में लिख दी आज, और किसी भी कारण से 6 महीने बाद वो आपने प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो तो प्रॉपर्टी रही नहीं, वो बैंक डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गई। तो आप एक एडेंडम, टेक्निकल लैंग्वेज बोलूं तो कोडिसिल बोलते हैं, आप सिंपल बात, एक अमेंडमेंट है आपकी विल का, तो वो आप अमेंडमेंट लिख दो ताकि कभी कोई डिस्प्यूट ना रहे। तो वो एडेंडम कहो, कोडिसिल कहो, अमेंडमेंट कहो, या विल ही दोबारा से रिवाइज कर दो, ऐसे कर लो, चाहे जैसे करो। तो कभी मेजर चेंज हो ना आपके कॉर्पस में, आपके एसेट्स में, प्रॉपर्टी में,
और वो आप एलोकेट करना चाहते हो स्पेसिफिकली, तो आप अपनी विल आराम से रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम उसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा, क्योंकि विल कितनी भी बार रिवाइज हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखो आप जब भी विल लिखो उसमें ये जरूर लिखो कि ये आपकी लास्ट विल है। इससे पहले जो आपने विल लिखी थी, उसके बाद अब जो आप विल लिख रहे हो ये आपकी लास्ट विल है। पिछली विलों का हवाला दे दो ताकि ये क्लियर हो जाए कि कौन सी विल आपकी फाइनल विल है। तो पिछले विल्स का हवाला देते हुए आप अमेंडमेंट करो, ताकि कभी ये समस्या नहीं हो कि बाबूजी ने विल बदल दी थी, तो उनकी फाइनल विल कौन सी है, ये है ना। तो आप चेंज कितनी भी बार कर सकते हो, वो कोई समस्या की बात नहीं है। आप फैमिली में कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, फैमिली से बाहर भी प्रॉपर्टी दे सकते हो। आप अपने सर्वेंट्स को, अपने एम्प्लॉइज को देना चाहते हो, दे सकते हो। आप किसी ट्रस्ट में देना चाहते हो, दे सकते हो। एचयूएफ की प्रॉपर्टी में एस्को पासनरी इंटरेस्ट, उसकी भी आप विल कर सकते हो, विल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपनी सभी एसेट्स की विल कर सकते हो। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मुस्लिम लॉ में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि वो जो परिवार से बाहर विल करने का है, वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा आप गिफ्ट या विल में 1/3 नहीं कर सकते। शायद 1/3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो वो एक पर्सनल लॉ है, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे का हक किसी और, बच्चों का जो हक है वो आप किसी और को नहीं दे सकते 1/3 से ज्यादा। ये पर्सनल लॉ है, प्रिवेल करता है। तो वहां ऐसा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू लॉ में, पर्सनल लॉ में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 100% प्रॉपर्टी घर से बाहर जाके भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो मैंने आपसे क्या शेयर कर लिया, विटनेस की बात शेयर कर ली, एग्जीक्यूटर की बात मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर ली। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल आप कराना चाहो करा सकते हो, ना कराना चाहो नहीं करा सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी कोई पेबल नहीं होती है, स्टैम्प ड्यूटी पेबल नहीं होती है। अगेन, अगर आपके साथ सीक्रेसी की समस्या नहीं है कि मेरी विल सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप जाकर के रजिस्टर करा दोगे तो कल को कोई ऑफिस से कॉपी निकाल ले और फिर घर में झगड़ा हो कि आपने बिल में क्या क्या लिख दिया जी। तो कभी कभी लोग इसलिए उसको फिर रजिस्टर नहीं करते, पर अगर आप करो तो अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप विल रजिस्टर करने जा रहे हो, विटनेस की वैल्यू कम नहीं है। विटनेस की वैल्यू तो विटनेस से ही बनी है विल की। रजिस्ट्रार विटनेस नहीं होता आपकी विल का, सॉरी, वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है। लेकिन स्टिल आप घर से चल के जाओगे, अपना अंगूठा लगाओगे, तो बात में बात जुड़ गई कि ये विल आप ही की लिखी हुई विल है। आखिर तो आपने रजिस्ट्रार के सामने जाकर के अपना अंगूठा स्कैन किया है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में, सच पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्री में आपकी विल चली गई है, तो वो एक डॉक्यूमेंट है। उसको डिस्प्यूट करना, वहां एविडेंस एक्ट लग जाता है। हमें आज कानूनी बात में ज्यादा नहीं जाना है। तो एविडेंस एक्ट में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की अपनी एक एविडेंशियरी वैल्यू नॉर्मल एविडेंशियरी वैल्यू से ज्यादा होती है। नमस्कार जी, मेरा वो सवाल थोड़ा सा विल से थोड़ा हटके है, माफी चाहूंगा इसके लिए पहले से, पर है इससे रिलेटेड ही कुछ कि अगर विल नहीं है हमारे पास, तो अगर सक्सेशन जो है वो अगर हमारे पास आता है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है जी? अगर विल नहीं है किसी के पास, किसी फैमिली के पास, तो प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफर होगी? अगर विल नहीं है संदीप जी, जी, अगर विल नहीं है तो सक्सेशन एक्ट प्रिवेल करेगा। आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेते हो, वो भी कोर्ट से ही मिलता है कि डिमाइज्ड पर्सन के ये सक्सेसर्स हैं, है ना? तो वो प्रॉपर्टी सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो सक्सेशन एक्ट सामने रख करके जो लीगल हेयर हैं वो अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसी को कभी कभी हम कहते हैं फैमिली सेटलमेंट। उसी का डॉक्यूमेंट बनाया, लॉ आपके पास है कि लॉ ये बोलता है, तो डिस्प्यूट का विषय नहीं है। उस लॉ के हिसाब से ही आइडेंटिफाई करके आप सेटल कर लेते हो, उसी को फैमिली सेटलमेंट बोल देते हैं। अगर इसमें डिस्प्यूट आ गया, तो अगेन यू विल गो टू दी कोर्ट, तो फिर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। तो जो रोल एग्जीक्यूटर निभा रहा था वो रोल फिर एडमिनिस्ट्रेटर निभाएगा, और जो गाइडिंग फैक्टर विल थी वो गाइडिंग फैक्टर सक्सेशन एक्ट हो जाएगा, और उसके हिसाब से
एडमिनिस्ट्रेटर सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी का बंटवारा करेगा। जो प्रॉपर्टी बटेगी जी, उसकी जो नेम चेंज होगा प्रॉपर्टी में, उसके ऊपर क्या फी, गवर्नमेंट फीस या कोर्ट फीस लगेगी या नहीं लगेगी? फैमिली वही कोर्ट फीस लगती है, कोर्ट फीस कितनी लगेगी वो मेरे को आइडिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा नोटिफिकेशन है या कोई ऐसा ऑर्डर है, कोई मतलब कोई कहीं कोई उसका ऐसा केस लॉ है कि उन्होंने इसको एग्जम्प्ट किया है कि बाय इन केस ऑफ सक्सेशन? एग्जेम्पशन नहीं होता है। आपको जहाँ पे जिस कोर्ट से आप सक्सेशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं उस स्टेट में स्टैंप ड्यूटी क्या है वो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। जैसे आप एग्जांपल देता हूँ कि यदि आप किसी प्रॉपर्टीज का विल के बेसिस पर प्रोवेट करा रहे हैं तो जब प्रोवेट सर्टिफिकेट आपको मिलता है उससे पहले वहां की जो प्रिविलिंग स्टैंप ड्यूटी है वो आपको जमा करनी पड़ती है कोर्ट में। जब स्टैंप ड्यूटी कोर्ट में जमा के तभी आपको प्रोवेट सर्टिफिकेट मिलता है। वही केस वही इशू होता है सक्सेशन एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का वो जनरल लॉ है, आपको ऐसे नहीं मिल सकता कि वो एग्जम्पशन होगा उसमें। अच्छा, इन ऑल केसेस ये स्टैंप ड्यूटी तो देनी ही पड़ेगी, मतलब अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। आपको प्रोवेट कराना है, यदि आपको प्रोवेट कराना है स्टैंप ड्यूटी देनी। यदि आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है तो जो प्रिवेलिंग ड्यूटी है उस स्टेट की वो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार साहब। वकील साहब, मेरा प्रश्न प्रोवेट के बारे में है। प्रोवेट के बारे में आपने एक तो बताया कुछ शहरों में ये लागू है, दिल्ली मेट्रो में, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह में। तो एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज इट बाई लॉ कि कुछ शहरों में लागू है कुछ शहरों में लागू नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मेरा प्रश्न ये है कि प्रोवेट किन केसेस में मैंडेटरी है, किन केसेस में जरूरी है, या क्या हर केस में जरूरी है या केस वाइज मैंडेट प्रोवेट कराना पड़ता है? दो प्रश्न है सर। ये लोकल लॉ के हिसाब से कहीं कहीं मैंडेटरी है कि आपको प्रोबोट लेना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली मैंने नहीं बताया। सेकेंडली, जहां भी डिस्प्यूट आ जाएगा कि ये विल लास्ट विल वैलिड विल है या नहीं है, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा? वो कोर्ट ही करेगा। फिर एग्जीक्यूटर को कोर्ट के पास प्रोबेट लेने जाना पड़ेगा। वो एक डिक्लेरेटरी वैल्यू है उसकी कि कोर्ट ये डिक्लेयर करेगा अपने ऑर्डर से, सबको सुनने के बाद में, कि यही फाइनल वैलिड विल है। तो प्रोबेट की जरूरत अधिकतर कहां पड़ेगी आपको? जहां डिस्प्यूट आ गया। अदरवाइज वो मैंडेटरी या लोकल लॉ है तो मैंडेटरी है। करेक्ट, मतलब जहां डिस्प्यूट में आ गई विल वहां प्रोवेट कराना जरूरी होगा। हाँ, क्योंकि फैसला करेगा कौन? कोर्ट ही तो करेगा। उसको हम प्रोबेट बोलते हैं, उस कोर्ट के ऑर्डर को प्रोबेट बोलते हैं, ऐसा समझो। अच्छा, जहां चैलेंज में नहीं है विल वहां प्रोवेट कराना जरूरी नहीं। वहां तो एग्जीक्यूटर जो विल लिखी गई है, एग्जीक्यूटर अपनी ट्रस्टी कैपेसिटी में एग्जीक्यूट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बेनिफिशियरीज में। और अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो कोई बात खत्म हो गई, वो विल एग्जीक्यूट हो गई। ओके। अच्छा, एग्जीक्यूटर, वकील साहब आपने बताया कि बड़े केसेस में जहां असेट्स ज्यादा हैं वहां डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए। क्या नहीं, मैंने कहा हर केस में एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए, बड़ी छोटे नहीं, हर केस में एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहिए। क्योंकि आपके जाने के बाद एक बार तो किसी ट्रस्टी के हाथ में प्रॉपर्टी की कस्टडी, नोशनल कस्टडी आनी चाहिए, जो ये तय करे कि विल में ऐसा लिखा हुआ है, इस हिसाब से इन बेनिफिशियरीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से होना है। तो वो तय करने वाला कौन हो, वो फिड्यूसरी कैपेसिटी में ट्रस्टी कौन हो, उसका नाम एग्जीक्यूटर कहा जा रहा है। वो हर विल लिखने वाले को एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना ही चाहिए। एक से ज्यादा भी आप कर सकते हो, घर में से भी कर सकते हो, प्रोफेशनल भी कर सकते हो। करेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है विपिन जी, तो जैसे पिक्चर में दिखाते थे ना, वो जो आते थे अपना ब्रीफ केस लेके, बिल्कुल। चलिए नैब साहब को इसको पूछना। नैब साहब, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था। एक तो अनरजिस्टर्ड विल हो और उसके एग्जीक्यूशन के लिए आपस में सब सेटलमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एग्जीक्यूशन के लिए जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको सबको अपने अपना रजिस्टर्ड करवानी होगी क्या? एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा था कि जैसे मूवेबल एसेट्स के लिए बोला गया बैंक अकाउंट्स वगैरह का, अब कहीं एट द टाइम ऑफ विल वो बीमार है, कुछ उसको अपने एसेट्स नहीं याद है, मेरे कौन कौन से बैंक में अकाउंट है, कहाँ लॉकर है, कहाँ पर हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं या अदरवाइज शेयर्स हैं, क्या वो एक जनरल टर्म में लिख के दे सकते हैं कि मेरे जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग ऑल बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ये सब दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय सो एंड सो?
That will not be well. जी, तो मैं आपका पहला सवाल सुन नहीं पाया, मैं आपसे दोबारा पूछ लूंगा। जो दूसरा जी। सवाल है उसमें अगर ऐसी सिचुएशन है, इसमें कहीं कोई बार नहीं है सर कि मैं जनरल वे में विल नहीं लिख सकता। मैं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरी समस्त चल अचल संपत्ति इसको दे दी जाए। जी। ये तो प्रॉब्लम हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं जिसको हमने आज का कहा कि पीस एंड हार्मनी की बात की, कि वो अगर आइडेंटिफाई मैं कर पाऊं तो आगे जाकर के दिक्कतें नहीं होंगी। अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं किसी भी कारण से, तो फिर क्या है, फिर ये है कि मेरे बाद जैसे जैसे आइडेंटिफाई होगी वो मेरे विल के हिसाब से, विल में जो मैंने मैंडेट दिया है वो एग्जीक्यूटर उस मैंडेट के हिसाब से उसको करेगा। तो उसका एक काम ये बढ़ गया कि पहले तो वो ये आइडेंटिफाई करे कि जाने वाले साहब की कौन कौन सी तो मैंने एग्जीक्यूटर का काम बढ़ा दिया और दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। तो एटलीस्ट विल वैलिड है, लेकिन विल बेहतर हो, बेहतरी से एग्जीक्यूट हो के लिए ये कहा जा रहा है, एडवाइस है कि जहां तक हो सके आप अपनी एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लो, अपने एसेट्स की स्टॉक को सेफ कस्टडी में रखो, अपने एग्जीक्यूटर को बताकर चलो और उस तरीके से डिटेल्ड में आप अपनी विल लिखो। ये एडविजिबल है, ये कोई लीगल बार करके ऐसे नहीं कहा जा रहा है, ये कहना है। पहला सवाल आपका क्या था, मैं मिस कर गया, कहीं आवाज में दिक्कत थी। नेता आवाज खोल लीजिएगा। नेता आपकी आवाज बंद है, आवाज बंद है। अच्छा सर, हाँ नहीं पहले नहीं सर, इसी में मैं ये कहूंगा कि अगर हम एक जनरल टर्म लिख दे ज्यादा अच्छा, तो कहीं लिखवाने वाले को अपनी कोई चीज याद नहीं रहेगी और विल में नहीं आ पाई तो लेने वाले को तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज तो लिखी नहीं है कहीं विल में, तो ये कैसे आपको मिल जाएगा। खैर मेरा पहला प्रश्न ये था, आवाज आ रही है ना सर? जी 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 हाँ। जी। मेरा पहला प्रश्न ये था कि अगर अनरजिस्टर्ड विल है और उसमें किसी तरह कोई डिस्प्यूट नहीं है, फैमिली वाले सब एग्री कर रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या जितनी भी प्रॉपर्टी जिसको जो मिली है उसको अपने हिस्से का रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी या और भी कोई तरीका, पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी ऑन द प्रॉपर्टीज वैल्यू और अदर वे? विपिन जी आपकी साउंड बंद है। विपिन जी साउंड बंद है आपकी। विपिन जी के साउंड, हाँ साउंड बंद। हाँ आ गया। जी जी। हाँ, पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ा। अगर अनरजिस्टर्ड विल है तो अनरजिस्टर्ड विल से जब फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड विल के मैंडेट के हिसाब से फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो उनकी प्रॉपर्टी उस अनरजिस्टर्ड विल के मार्फत हो गई। दैट इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट। अनरजिस्टर्ड विल से जो प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी के पास पहुंची है दैट इज अ वैलिड ट्रांसफर एज पर लॉ। उसमें फर्दर कुछ नहीं करना है हमको, उसमें फर्दर कोई चीज नहीं है। क्या कहना चाहिए, वहां से नॉमिनेशन वगैरह ही कराना पड़ेगा। हाँ, एक चीज नॉमिनेशन की, अच्छा हुआ आपने बात छेड़ दी मेरे से। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर संभव हो सके तो जब आप विल लिखें तो जिस सीक्वेंस में आपने विल लिखी और जो जो बेनिफिशियरी बनाए, इफ पॉसिबल एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, आप वहां नॉमिनेशन भी अकॉर्डिंगली अगर कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां आपने अपने बेनिफिशियरी को उस असेट का नॉमिनी भी बना दिया तो ऑब्वियसली जहां भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो एफडी आप जिसको देना चाहते हो आपने नॉमिनी बना दिया, तो बैंक तो उस नॉमिनी को दे देगा। बैंक जब उस नॉमिनी को दे देगा तो बैंक की खत्म हो गई, बैंक की जान छूट गई। और क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि एक बार मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी भी हाथ में चला गया, आपके लीगल हेयर के हाथ में चला गया, बेशक आपने विल लिख रखा है, उससे पोजेशन लेकर के आपके विल में जो बेनिफिशियरी है उसको पोजेशन देना एग्जीक्यूटर के लिए। अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिस्प्यूट है देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क। जहां तक हो सके अगर संभव है तो हम अपने बेनिफिशियरी को ही रेस्पेक्टिव असेट का नॉमिनी बना सकें, जिस हद तक ये काम कर सके तो अच्छा होगा। क्वेश्चन तो ये था कि जिस वक्त इसको एक्सिक्यूट कर रहा था, सपोज पोजीशन में भी उसके है, वो रह रहा वहां पे, अब आफ्टर कोई प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हो गए, 4 हिस्सों में अलग अलग क्या उसकी रजिस्ट्री सबके नाम करानी होगी, कैसे उनके नाम होगी फिर, सपोज दे वांट द पेपर्स? हाँ, रजिस्ट्री नहीं करानी पड़ेगी। अगेन उसी ये जिस कागज से ये हम तय कर लेते हैं कि ये एक मकान था, 4 भाइयों में एज पर विल, मान ली विल इस तरह से लिखी हुई थी, मेरा ये मकान है,
ये मेरे 4 बेटों में बराबर बराबर हिस्सों में दे दिया जाए। अब वो साहब ये नहीं लिख करके गए कि कौन सा पोर्शन किसको दिया जाए। तो अब ये चारों बेटे बैठकर ही ये तय कर पाएंगे कि एज पर विल ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में हो जाए, 4 में से कौन सा हिस्सा किसका हो, ये कलर भरने का काम एग्जीक्यूटर की मदद से चारों को करना पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं फैमिली सेटलमेंट। अगर उसमें डिस्प्यूट आएगा तो अगेन वी हैव टू मूव टू दी कोर्ट। और वो भी लिख के गए हैं, उसके नाम कैसे होगा? पेपर अगर सपोज कोई ब्रदर 4 में एक ब्रदर कहता मुझे पेपर चाहिए, वो पेपर कैसे बनेंगे? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर वो मेमोरेंडम बनेगा। फिर अगर एक ही प्रॉपर्टी 4 बेटों में बटी तो आप क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिकली जो हम करते हैं उसकी आप एक ड्राइंग बनवाओगे। उस ड्राइंग में जो आपने आपस में सहमति करके जिसने जो पोर्शन रखा उसको कलर करवाओगे। तो रेड कलर ए का हो गया, ब्लू कलर बी का हो गया, ऐसा करके वो साइन करेंगे। और इसको एकदम पक्का चाहिए तो फिर आप कोर्ट जाकर के एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर दो, और डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके फ्रेंडली डिक्री आपके हाथ में आ जाएगी, जिसमें उस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक डिवीजन आपके हाथ में आ जाएगा कोर्ट से, ताकि जब आप आगे बेचना चाहो तो परचेजर को दिक्कत ना हो। अल्टीमेटली उसको कुछ सेटलमेंट की है, अगर इफ वी वांट टू सेव द स्टैम्प ड्यूटी। हाँ, तो वो आपने वो जो मतलब स्टैम्प ड्यूटी इज अ टिकलिश इशू, क्योंकि हर स्टेट का बड़ा अजीब लॉ है, यूपी का तो बहुत ही अजीब है। लेकिन जो चीज पहले से जैसी है उसको वैसी कागज पे लिख लेना, ये कोई ट्रांसफर नहीं होता। आई रिपीट, जो चीज पहले से जैसी है उसको कागज पे उतार लेना, ये कोई ट्रांसफर नहीं होता। इट इज ओनली द मेमोरेंडम ऑफ द थिंग्स which already exist, which now have been reduced into writing। उसको आप मेमोरेंडम बोलो, उसको आप फैमिली सेटलमेंट बोलो, और इस डॉक्यूमेंट की एक डिक्लेरेटरी सूट डालकर कोर्ट से डिक्री करा लेना। कायदे में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसमें कोई ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है, कोई कन्वेंस इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि कोई ट्रांसफर और कन्वेंस इन्वॉल्व नहीं है स्ट्रिक्टली लीगली, इसीलिए वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कन्वेंस डीड नहीं है, इसलिए उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है। लेकिन अगेन जैसे कौशिक साहब ने बताया, ये स्टैम्प ड्यूटी ना सरकार, ये लोकल लॉ है, तो वहां डिस्प्यूट आ जाता है। वो स्टैम्प ड्यूटी लेना चाहते हैं हर चीज पर, वो फिर लड़ना पड़ता है हमको। लेकिन लॉजिक क्या है वो यही है। पड़ता है तो उससे बेहतर रजिस्टर्ड ही करवा लें, दैट विल बी मच बेटर ना। प्रोबेट पे भी उतनी स्टैम्प ड्यूटी पड़नी तो बेहतर है। आपको अभी भी कंफ्यूजन है इशू पे। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का इशू ही नहीं है, आपकी विल रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या इमेटीरियल। नहीं, यू गॉट द रॉन्ग एंड। मुझे विल की रजिस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं प्रॉपर्टी सपोज 4 के बीच में है, तो जो प्रोबेट पे जिसका स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, हाँ। वो भी उसी प्रॉपर्टी वैल्यू पे देते हैं। लेकिन उसको और पक्का करने के लिए चारों ब्रदर अपना अपना हिस्सा बांट के उसको अपने रजिस्टर्ड करवा लें अपने नाम से, सब लोग वो स्टैम्प ड्यूटी देके, दैट विल बी मच बेटर। वही मैं पूछ रहा था। उसको 2 तरीके हो, एक तरीका तो ये जो आप सजेस्ट करें, डिक्लेरेटरी सूट में जाइए, वहां से आप डिक्लेरेशन ले लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है, यदि चारों भाइयों में सामंजस्य है तो ए जो है ना, वो ए के फेवर में बाकी 3 रिलिंक्विश कर दें, बी के फेवर में बाकी 3 कर दें, तो पॉसिबल है, उस बेसिस पे भी हो सकता है। उसको पावर अटॉर्नी दे दे एक को, वो सबके नाम रजिस्ट्री कर दे। चलो एग्जैक्टली, वो बहुत सेफ रहेगा। वही मैं पूछ रहा था एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा सेफ हो जाता है। ठीक, हमारे बीच में JS राणा साहब हैं, दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। JS राणा साहब। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं असल में ऑफिस में नहीं, थोड़ा बाहर था, इस वजह से मैं कैमरा बंद किया हुआ था। बहुत अच्छा लगा आपने याद किया। नमस्कार कौशिक साहब, नमस्कार आपको भी। कौशिक जी नमस्कार कर रहे हैं आपको। साउंड खोल लीजिएगा कौशिक साहब। हाँ, आपको राणा साहब नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत टाइम बाद आपको देखा। पहले कोरोना काल से पहले तो मिलते रहते थे, अब तो काफी टाइम बाद देखा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा आपने जो बताया है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत बढ़िया है। जी चलिए, राकेश जिंदल साहब हमारे गजट टैक्स बार के बूथ अध्यक्ष जो हैं। राकेश जिंदल साहब खोल लीजिए साउंड। अरविंद जी बीच में एक बात अरविंद जी जी, जो मैं श्रोताओं से समझ पाया हूँ वो ये है कि आज भी क्या नाम है, लोगों की जो शंकाएं
पूरा संख्याओं का जवाब नहीं दे पाए हैं। आपको सुझाव 1 या 2 दिन और रखने पड़ेंगे और बातें हम लोग शर्मा जी जी सर, जी सर, जानकारी है उसको जवाब देने की स्थिति में। जी सर, इसका एक और प्रश्न है शर्मा जी, जी सर, जी साहब, जी साहब। जिसका एक ही बेनिफिशियरी है उसको भी विल लिखना जरूरी है कि फिर क्या हमारा एक ही बेटा है तो विल लिखे या ना लिखे को कितना क्या फर्क है उसमें? हाँ सर, जरूरी तो जिसका एक है उसको भी जरूरी नहीं है, जिसके 5 है उसको भी जरूरी नहीं है। तो जिसका एक है वो ये सोच लेता है सब कुछ इसी का है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो उसको तब ज्यादा जरूरी है जब वो उसके अलावा भी किसी को कुछ देना चाहता है। अगर वो सभी कुछ उसी को देना चाहता है, लेकिन उसमें एक बात जरूर मैं कहूंगा कि दिल से फिर भी फायदा ये होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी तो होगा ना, वरना ये नहीं पता पड़ेगा आपके उस एक बेटे को कि आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। तो अगर आप लिखे तो नुकसान नहीं है, ये मैं कह देता हूँ। अच्छा ठीक, थैंक यू सो मच। नहीं, इसमें विपिन जी ने जो बताया उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। सपोज ये एक बेटा है बंदे का और एक उनकी वाइफ भी है। वाइफ में मतलब उनके माँ और बेटे में नहीं पड़ती है और बेटे को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, माँ को नहीं देना चाहते, माँ को देना चाहते हैं, बेटे को नहीं देना चाहते। तो दोनों केस में संदेश बनाने के लिए जरूरी होता है विल आपको लिखनी ही चाहिए। आप कैसे मान के चले कि यदि वाइफ भी जिंदा है कि मेरा बेटा ही बेनिफिशियरी होगा, वाइफ को बेनिफिशियरी नहीं होगी? फर्स्ट के मेरी वाइफ भी नहीं है, वाइफ पहले डिसीज कर चुकी है। हाँ, फिर वो ये डिफरेंट इशू है जो आप बता रहे हैं। ठीक, उस केस में राकेश जिंदल साहब हमारे गाजियाबाद टच बार के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। राकेश जिंदल साहब, 2 शब्द। जी सर। थैंक यू, नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया। नमस्कार भाई साहब। देख लीजिए आप। नमस्कार। राकेश जिंदल जी, अब अपना 119 चल रहा है, 118 हो गए, लगातार चलती हुई क्लासेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बधाई हो साहब, बहुत और बहुत बधाई हो आपको। 26 अक्टूबर तक शेड्यूल है ऑलरेडी, 20 आगे भी। अच्छा, वाह, क्या कमाल है, बिल्कुल बहुत बहुत ही कमाल है, बिल्कुल कमाल है। तो सभी है बहुत लीगल अच्छी सेक्शन। बात है जी। हाँ, लीगल सेक्शन चल रहा है। चलिए, नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, किसी और का प्रश्न अगर हो। अरविंद जी, मुझको इस समय वो मीटिंग से छोड़ना होगा, ठीक है। तो मैं सबसे नमस्कार करके चलो विदा बस, लेता हूं। चलिए, नहीं चलिए, हम अभी क्या कौशिक साहब, चलिए हाँ सब, जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आदरणीय कौशिक साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और हमारे विपिन जी ने आज बहुत अच्छा डेलीवेशन दिया। हम धन्यवाद तो नहीं, जो भी है आप लोग का बहुत बहुत वो है, क्योंकि अब विपिन जी को भी जाना है। तो 2 शब्द कैसे कौशिक साहब। जी सर। देखिए, मैं पहले तो अरविंद शर्मा को बधाई देना चाहूंगा कि ये बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसको आगे कंटिन्यू, ईश्वर इनको यही प्रेरणा देता है, इस तरह के समाज के लिए कार्य करते रहे। बहुत अच्छा आयोजन किया है। जहां तक विपिन गर्ग साहब का सवाल है, विपिन वो भी बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं वो सभी हैं जो श्रोतागण थे, जिनके सवाल आए थे। अब सवाल जो है ना, जिनके सवाल हो सकता है हम लोग सब सवालों का जवाब नहीं दे पाए हो, यदि अभी भी किसी को जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, आप विपिन जी को रेज कर सकते हैं, आप मुझे रेज कर सकते हैं, या अरविंद जी को रेज कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें, और भविष्य में भी यदि, फिर बार बार कह रहा हूँ, जरूरी डॉक्यूमेंट है, हमको सबको करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बधाई देता हूं। आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की कक्षा जो है हमारी डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब लेंगे भगवत दर्शन पर, और उसके बाद विनय कक्कड़ जी लेंगे एकात्म मानववाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ इंटरनल ह्यूमैनिटी। और फिर फ्राइडे को है श्री एस सिंह साहब लेंगे केन उपनिषद पार्ट 2, और सैटरडे को कठोपनिषद। और संडे को हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर अनुभूषण साहब आ रहे हैं, वो डेंटिस्ट है, उस पर लेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।